उस रात बस में सफर करते वक्त सब ठीक ही चल रहा था। फिर बस एक जगह कुछ देर के लिए रुकी, जहां से एक आदमी और एक लड़की बस में चढ़े थे और मेरे पीछे वाली सीट पर आकर बैठे, जो खाली थी। वैसे तो रात होने के कारण अब मुझे नींद आ रही थी, मगर वो दोनों लगातार आपस में बात किए जा रहे थे, जिस वजह से मैं अब सो नहीं पा रहा था। साथ ही उनकी भाषा भी बिल्कुल अलग थी, तो ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। इसी बीच कंडक्टर उनके पास आया और उनसे पूछा कहाँ जाना है, और टिकट के लिए पैसे निकालने को कहा। इस पर वो दोनों ये बताने की जगह कि उन्हें कहाँ जाना है, तो वो दोनों उस कंडक्टर का मुंह देखने लगे। कंडक्टर ने एक बार फिर उनसे पूछा, अरे भाई कहाँ जाना है तुम्हें? मगर इस बार भी वो दोनों कुछ नहीं बोले, जिस वजह से बस का कंडक्टर गुस्से में आ गया और बोला, अगर तुम्हें कहीं जाना ही नहीं है तो बस में क्यों चढ़े? ये बोलते हुए बस के कंडक्टर ने बस ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहा और बस के रुकते ही उन्हें बस से उतरने को कहने लगा। मगर वो दोनों बस से उतरना ही नहीं चाहते थे, जिस वजह से बस का कंडक्टर उन्हें जबरदस्ती ही बस से उतारने लगा। जब बस के कंडक्टर ने उन्हें पकड़कर जबरन उतारने की कोशिश कर रहा था, तो वो लड़की अपनी भाषा में कुछ बोल रही थी, मगर क्या ये पता नहीं। मगर उनके चेहरे के हाव भाव से ये साफ जाहिर था कि वो थोड़ा डरे हुए थे और वहां पर बस से उतरना नहीं चाहते थे। रात का वक्त था और जगह भी सुनसान थी, तो ऐसे में वो बेचारे कहाँ जाते। ये सोचकर मैंने बस के कंडक्टर को रोकते हुए कहा, भैया इन्हें छोड़ दो, इनका किराया मैं दे देता हूँ, आपकी बस जहाँ तक जाएगी वहां तक का, ताकि आप बीच में कहीं ने उतार ना दें। बस के कंडक्टर को तो पैसों से मतलब था, तो वो आसानी से मान गया और वो दोनों वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गए। मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि लड़की की आंखों में आंसू है। मैंने इशारे से उन्हें समझाने की कोशिश की कि रोने की कोई बात नहीं है, अब बस का कंडक्टर तुम्हें तंग नहीं करेगा। फिर 15 से 20 मिनट के बाद बस एक जगह दोबारा रुकी और तकरीबन 5 मिनट बाद फिर से चल दी। इस बीच में सो चुका था। रात के 2:30 बजे के करीब बस कोलकाता के बाबूघाट बस स्टैंड पर पहुंची, जहां मुझे उतरना था। मैं उतरने के लिए अपना सामान उठा ही रहा था कि मेरी नज़र पीछे बैठी उस लड़की पर पड़ी, जो रो रही थी, और उसके साथ में जो आदमी था वो भी अब उसके साथ में नहीं था। मैंने उससे पूछा भी, आपके साथ जो थे वो कहाँ गए? तो इस पर वो कुछ तो रोते हुए बोली, मगर मुझे फिर से समझ में नहीं आया। फिर मैंने उस बस के कंडक्टर से पूछा, भैया वो जो आदमी इस लड़की के साथ में बस में चढ़ा था वो कहाँ गया? तो इस पर बस के कंडक्टर ने जवाब देते हुए कहा, अरे मुझे क्या पता यार, तुम उतरो जल्दी, तुम्हारा बस स्टॉप आ गया है। मैं फिर चुपचाप बस से उतर गया और बस भी वहां से चली गई। मैं अभी वहीं खड़ा उसी लड़की के बारे में सोच रहा था कि मुझे उस लड़की की मदद करनी चाहिए थी। पता नहीं अब उस बेचारी का क्या होगा, कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई और भी खड़ा है। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि वही लड़की अब मेरे पीछे खड़ी है। इससे पहले मैं उस लड़की से कुछ कहता कि वो लड़की एक पर्चा मुझे थमाते हुए कुछ बोली। उसकी बात तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी, मगर जब मैंने उस पर्चे को देखा तो वो किसी तरह का नक्शा यानी कि मैप था। फिर वो लड़की मैप में एक जगह की ओर इशारा करते हुए बताने की कोशिश कर रही थी कि उसे वहां जाना है। जब मैंने उस मैप पर गौर किया तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। साथ ही उस मैप पर कुछ लिखा हुआ था, मगर किसी दूसरी भाषा में, जो कि मुझे नहीं आती थी। साथ ही वो लड़की लगातार उस मैप में एक तिकोने के निशान की ओर इशारों में मुझे ये बता रही थी कि उसे वहां पर जाना है। मैं पहले से ही लंबे सफर के चलते काफी थक चुका था, तो मैंने उस लड़की को इशारों में ये समझाने की कोशिश की कि आज रात के लिए मेरे घर चलो, कल सुबह ही इस जगह चले जाना, और अभी रात भी काफी हो गई है। मगर पता नहीं क्यों वो लड़की मेरे इशारों को
समझ ही नहीं पा रही थी। वो अभी भी उसी मैप में उसी निशान की ओर इशारा कर रही थी। अब मैं एक तरह से फंस गया था, क्योंकि एक तो वो लड़की थी, ऊपर से वो भी अकेली, और तो और रात का वक्त। मैं चाहकर भी उसे वहां पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं अभी यही सोच रहा था कि इस लड़की को कैसे अपनी बात समझाऊं कि वो लड़की वहीं एक पत्थर पर बैठते हुए मुझे भी अपने बगल में बैठने का इशारा करने लगी। इस पर मैंने भी उसे वहां से चलने का इशारा करते हुए कुछ कदम उससे दूर जाने लगा, ताकि वो समझ जाए कि मैं उसे यहां से चलने के लिए कह रहा हूं। मगर मुझे दूर जाते देख वो लड़की एकदम से दौड़कर मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ वहीं बैठा लिया और उस मैप को दिखाते हुए उस पर लिखे एक नंबर की ओर इशारा करने लगी। मैंने उससे पूछा भी, ये क्या है? मगर मेरा पूछना और ना पूछना सब बराबर था। अब लगभग रात के 3 बजने वाले थे और वो लड़की मेरे कंधों पर अपना सर रख के मेरे हाथों को कसकर पकड़ रखी थी। शायद उसे इस बात का डर था कि कहीं मैं उसे वहां अकेला न छोड़कर चला जाऊं। मैं भी अब सुबह होने का इंतजार करने लगा था, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं हो सकता था। अब धीरे धीरे मेरी भी आंखें भारी होने लगी थीं कि तभी मुझे किसी गाड़ी की आने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो शायद वो कोई बस थी जो हमारी तरफ ही आ रही थी। जब वो बस मेरे थोड़े करीब आई तो मेरी नजर बस पर अजीब सी भाषा में लिखे उन नंबरों पर पड़ी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मैंने ये कहीं ऐसा ही लिखा देखा है। फिर मुझे याद आया कि ये तो उसी भाषा में लिखा है जिस भाषा में उस मैप में लिखा हुआ है। तभी मैंने रीचेक करने के लिए मैप में दोबारा देखा तो पाया कि बिल्कुल वही लिखा है जो उस मैप में है। मैंने उस लड़की को जगाते ही बस की ओर इशारा करते हुए कहा, ये देखो तुम्हारी बस आ गई है, तुम जाओ। वो भी उस बस को देखकर एकदम से खुश हो गई और तुरंत ही मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ बस में ले जाने लगी। मैंने अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहा, देखिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तुम जाओ अपने घर। मगर उसे मेरी बात कहाँ समझ में आती थी। वो मेरे हाथ छुड़ाते ही रोने जैसी हो गई थी और जब मैं इशारे में उसे अकेले जाने को कह रहा था तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वैसे तो मुझसे उसके आंसू देखे नहीं जा रहे थे, मुझे भी कहीं ना कहीं इस छोटे से वक्त में उससे लगाव हो गया था। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसके साथ चला जाऊं। मैंने उसे बस के अंदर बिठाते हुए एक बार फिर इशारों में कहा, आप जाओ, मैं नहीं जा सकता। मगर वो लड़की न जाने क्यों मान ही नहीं रही थी। उसने मेरा हाथ एक बार फिर कस के पकड़ लिया और अपने बगल की सीट पर बैठाने लगी। इतने में ही बस भी खुल गई और मुझे पता भी नहीं चला। और जब मुझे पता चला तो तब तक बस काफी दूर चली आई थी। मैंने बस वाले को बस रोकने को भी कहा, मगर उस बस वाले ने एक बार भी पलटकर देखा तलक नहीं, मानो उसे मेरी आवाज सुनाई ही ना दे रही हो। पर मुझे तो किसी तरह उतरना ही था। तो मैं अपना हाथ उस लड़की से छुड़ाकर बस ड्राइवर के पास पहुंचा और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कब से बस रोकने के लिए कह रहा हूं। मगर वो फिर भी कुछ नहीं बोला। मैं गुस्से में अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बोला, अरे भाई तुम इसे कह रहा हूं। मेरा उसके कंधे पर हाथ रखते ही उसने मेरी ओर अपना सर घुमाया और जैसे ही मैंने उसके चेहरे को देखा तो मैं चीखते ही पीछे की तरफ जा गिरा। दरअसल उस बस ड्राइवर के चेहरे पर कुछ भी नहीं था, ना आंखें और ना ही मुंह। मैं उस ड्राइवर की ओर देखते हुए चिल्ला ही रहा था कि वो लड़की मेरे पास आई और मुझे सहारा देते हुए जल्दी से उठाया और अपने साथ सीट पर बिठा लिया। वो मुझे शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर मैं अभी भी उस बस ड्राइवर के चेहरे को लेकर डरा हुआ था। डर से मेरे हाथ पैर कांपे जा रहे थे, सांसें भी चढ़ी हुई थीं। तभी बस ड्राइवर ने अचानक से बस रोकी और अपनी सीट पर से उठा। मेरी नजरें अभी भी उस पर ही थीं। फिर जैसे ही वो पलटा तो मैंने देखा कि अब उसका चेहरा हम लोगों की तरह ही बिल्कुल नॉर्मल है
तभी वो बस ड्राइवर गुस्से में हमारी तरफ आया और उस लड़की से अपनी भाषा में कुछ बोला। उसकी बात सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा डर गई। धीमी आवाज में मेरा हाथ पकड़ते हुए उस लड़की ने कुछ कहा, मगर उस बस ड्राइवर का गुस्सा शांत होने की बजाय और भी बढ़ गया था। और पता नहीं क्यों वो बस ड्राइवर मेरा हाथ पकड़कर बस से जबरन उतारने की कोशिश करने लगा। मुझे जबरन बस से उतारता देख वो लड़की एकदम से गुस्से में आ गई और वो उस बस ड्राइवर से मेरा हाथ छुड़ाते हुए उस बस ड्राइवर को बस से धक्का दे दिया, जिस वजह से वो बस ड्राइवर बस से बाहर जाकर गिरा। अभी इतने में भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो भी बस से बाहर उतरने ही वाली थी कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मामले को किसी तरह संभालने की कोशिश करने लगा। इतने में वो बस ड्राइवर न जाने कहां से 5 और लोगों को बुलाकर ले आया, जिन्होंने लाल रंग के एक जैसे कपड़े पहने थे। उन 5 को देखते ही वो लड़की एकदम से घबरा गई और तुरंत मेरा हाथ पकड़कर बस से उतरकर तेजी से भागने लगी। और हमारे पीछे पीछे वो सारे भी। अभी भी अंधेरा बहुत ज्यादा था और जहां हम दोनों भाग रहे थे वो जगह जंगल जैसी लग रही थी। उस वक्त मैंने तो उस लड़की से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मुझे लगा शायद अभी भागने में ही भलाई है। फिर काफी देर तक भागने के बाद हम दोनों बुरी तरह से थक चुके थे और हमारी सांसें भी चढ़ चुकी थीं। जब आसपास नजर घुमाई तो पाया कि वो लाल पोशाक वाले लोग भी नजर नहीं आए, जिससे हमें थोड़ी राहत मिली। मैं अभी उस लड़की से पूछने ही वाला था कि वो लोग कौन थे कि उसने वही मैप निकालते हुए मैप पर बने क्रॉस के निशान की ओर इशारा करते हुए मुझे ये समझाने की कोशिश करने लगी कि हम लोग अभी यहाँ पर हैं। पता नहीं कैसे अब मैं उसका इशारा आसानी से समझने लगा था, मगर वो अभी भी मेरा इशारा समझ नहीं पा रही थी। उस क्रॉस के निशान के साथ साथ उस मैप पर आदमियों के कंकाल भी बने हुए थे, जिससे मुझे ये अंदाजा हो गया कि यह जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैंने उस लड़की से उस निशान की ओर इशारा करते हुए पूछा तो उसने जवाब में अपनी गर्दन दबाते हुए अपनी जीभ बाहर निकाल ली। मतलब वो भी यही कहना चाहती थी कि ये जगह बहुत खतरनाक है। मैं मन ही मन यही सोच रहा था कि न जाने मैं किस चक्कर में पड़ गया हूं और अब न जाने आगे क्या होने वाला है कि तभी अजीब सी आवाजें आने लगी। वो आवाज सुनते ही उस लड़की ने फिर से कस के मेरा हाथ पकड़ा और वहां से तेजी से भागने लगी। भागते वक्त जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि बहुत सारे चूहे जैसे जीव हमारी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं, और तो और वो सारे जीव लाल रंग के थे और उनकी आंख बिल्कुल सफेद थी। हम दोनों अपनी बची हुई पूरी जान से कटीली झाड़ियों से होते हुए बेतहासा भागने लगे। बहुत दूर तक भागने के बाद उन चूहों की आवाजें आनी बंद हो गईं। पीछे पलटकर देखा तो वो सारे लाल चूहे भी अब गायब हो चुके थे, मगर भागते वक्त हम दोनों को बार बार कटीली झाड़ियां लग रही थी, जिस वजह से हमारे हाथ पैर बुरी तरह से छिल गए थे और उनसे खून भी निकल रहा था। मगर जहां मेरे शरीर से लाल खून निकल रहा था तो वहीं उस लड़की से पीले रंग का, जो कि हैरानी की बात थी। अब उस लड़की की भाषा की तरह वो लड़की भी मुझे रहस्यमय लगने लगी थी। अब मेरे मन में उस लड़की को लेकर बहुत सारे सवाल थे, मगर उस वक्त उन सवालों के जवाब से ज्यादा जरूरी था वहां से सही सलामत वापस घर लौटना। साथ ही लगातार भागने के कारण मैं बहुत थक चुका था। शरीर से बहता खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब दर्द बर्दाश्त से बाहर होने लगा था, जिसका एहसास उस लड़की को भी था। हालांकि वो भी मेरे जितना जख्मी थी, मगर मेरे जितना परेशान नहीं लग रही थी। शायद वो जानती थी कि आगे क्या करना है। मुझे चक्कर के साथ साथ बेहोशी होने लगी थी और देखते ही देखते मेरी आंख बंद हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी झोंपड़े में था और मेरी चोटों पर किसी तरह का लेप लगा था, मगर मेरे आसपास उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद ये उसी लड़की का घर है। मेरे लिए तो अच्छा ही था कि वो लड़की अपने घर पहुंच चुकी थी और अब मैं
अपने घर लौट सकता था। तभी मुझे किसी की आने की आहट सुनाई दी। मुझे लगा कि वही लड़की आ रही है, मगर जब मैंने दरवाजे की ओर देखा तो पाया कि वही 5 लोग जिन्हें बस ड्राइवर ने बुलाया था वही अंदर आ गए और मेरे सामने खड़े हो गए। फिर उन्होंने आपस में कुछ बात की। उसके बाद उनमें से 2 लोगों ने मुझे बिस्तर से उठाया और झोपड़ी के बाहर ले आए जहां पर एक बस खड़ी थी। उन्होंने मुझे उस बस में बिठाया और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। डर के मारे मेरे मुंह से अब तक कुछ भी नहीं निकल रहा था, मगर जब मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई तो मैं कुछ ज्यादा ही डर गया था, जिसके कारण मैं चीखने चिल्लाने लगा और उनसे हाथापाई करने लगा, जिसके चलते उन लोगों ने अब मेरे हाथ पैर भी बांध दिए थे और बस के पीछे वाली सीट पर लिटा दिया। थोड़ी ही देर में बस स्टार्ट हो गई। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि ना जाने अब मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं, ना जाने ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। काफी देर बाद बस एक जगह रुकी और उन लोगों ने मेरे हाथ पैर खोल दिए। उसके बाद उन लोगों ने मुझे बस से नीचे उतारा और बस से उतारते ही मेरे सर पर किसी चीज से जोर से मारा, जिस वजह से मैं थोड़ी देर अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। इसी बीच मैंने बस की वहां से जाने की आवाज सुनी। मैंने जब अपनी आंख से पट्टी हटाकर देखा तो पाया कि बस जा चुकी है और मैं बाबू घाट बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। मैं अपने आप को बाबू घाट पर देखकर बहुत खुश हुआ, मगर कहीं ना कहीं मुझे उस लड़की को लेकर फिक्र भी थी। घर पहुंचने के बाद मैं सारी रात बस उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। बार बार उसका मासूम सा चेहरा मेरे सामने आ जाता था। अभी मेरी हल्की सी आंख लगी ही थी कि अचानक से घर के बर्तन अपने आप ही गिरने लगे, मानो कोई उन्हें उठा उठाकर पटक रहा हो। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई कि तभी मुझे लगा कि मेरी जेब में कुछ है। जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मेरी जेब में कुछ था। जब मैंने उसे बाहर निकाल कर देखा तो पाया कि मेरे हाथ में वही मैप था जो उस लड़की के पास था, मगर सवाल ये था कि वो मैप मेरी जेब में क्यों रखा गया। मैं अपने घर तो लौट आया था, मगर उस लड़की के बारे में मेरा दिमाग चाहकर भी सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। बीते वक्त के साथ जहां मुझे उस लड़की को भूल जाना चाहिए था, तो वहीं उस लड़की की यादें अब बेचैनी का रूप लेने लगी थीं और आखिरकार मैंने उस लड़की को वापस ढूंढने का फैसला किया। मुझे ये तो पता नहीं था कि वो लड़की मिलेगी या नहीं, मगर मुझे ये आखिरी कोशिश तो करनी ही थी। लिहाजन मैं फिर से देर रात बाबू घाट बस स्टैंड पहुंचा और ठीक वहीं जाकर खड़ा हो गया जहां पिछली बार हम दोनों खड़े थे, इस उम्मीद में कि वो बस एक बार फिर आएगी। मुझे वहां पर उस बस का वेट करते हुए अब काफी वक्त बीत चुका था, मगर वो बस अभी तक नहीं आई थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद वो बस अब नहीं आएगी और मुझे वापस घर लौट जाना चाहिए। मगर तभी एक बस की आवाज सुनाई दी। जब उस ओर देखा तो वही बस सामने से आती दिखाई पड़ी। मैंने अपना हाथ देते हुए बस रोकने का इशारा किया। फिर कुछ आगे जाकर बस रुक गई और मैं दौड़कर बस में चढ़ गया। बस में चढ़ने के बाद सीट पर बैठे बैठे मैं यही सोच रहा था कि जाना कहाँ है कि तभी बस का कंडक्टर मेरे पास आया और कुछ बोला। उसकी बात मेरे पल्ले पड़ने से रही, मगर कंडक्टर होने के नाते वो यही पूछ रहा होगा कि जाना कहाँ है। तो मैंने वही मैप दिखाते हुए उस ट्रायंगल चिन्ह की ओर इशारा करते हुए उसे समझाने की कोशिश की कि मुझे यहाँ जाना है। वो मैप देखते ही पता नहीं उस कंडक्टर को कुछ हो गया और मुझे बिना कुछ बोले ही वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। बस अगले 20 से 30 मिनटों में एक जगह रुकी जहां बस ड्राइवर समेत सभी यात्री भी उतर गए, जिससे मुझे लगा कि शायद ये बस का आखिरी स्टॉप है। तो मैं भी बस से नीचे उतर गया। बस से उतरते ही मेरी नज़र बस के सामने जमा भीड़ पर पड़ी। वहां पर बहुत ज़्यादा ही लोग जमा थे, जिस वजह से बस का रास्ता
ब्लॉक हो रखा था। मैं किसी तरह जगह बनाते हुए भीड़ में दाखिल हुआ, ये जानने के लिए कि आखिर मामला क्या है। जब मैं भीड़ के अंदर पहुंचा तो पाया कि वहां पर किसी तरह की सजा दी जा रही है। एक आदमी को 2 लकड़ियों के बीच लिटा रखा है और उस पर बड़े बड़े पत्थर रखे जा रहे हैं। बड़ा ही डरावना था वो दृश्य। पत्थर के भार के कारण उस आदमी की आंखें फट गईं और एक गहरी चीख के साथ वो शांत हो गया। शायद मर गया था वो। तभी मेरी नजर उन 5 लोगों पर पड़ी जिन्होंने उस लड़की को पकड़ रखा था। जैसे ही मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी, मैं चीखते हुए उसकी तरफ बढ़ा, मगर मुझे उस भीड़ ने कसकर पकड़ लिया और उस लड़की तक पहुंचने ही नहीं दिया। उन 5 लाल पोशाक वालों ने उसे भी वैसे ही 2 लकड़ियों के बीच लिटा दिया था और एक एक करके उसके ऊपर भारी भरकम पत्थर रखने लगे थे। वो दर्द से चिल्लाए जा रही थी, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था और मैं चाहकर भी उसकी मदद करने में असमर्थ था। देखते ही देखते उसके ऊपर इतने पत्थर रख दिए गए कि उसकी भी आंखें फट गईं और एक जोर की चीख के साथ वो भी हमेशा के लिए शांत हो गई। उसके मरते ही सारी जमा भीड़ धीरे धीरे करके वहां से चली गई। अब मैं ही वहां बैठा रो रहा था कि तभी वो 5 लाल पोशाक वाले फिर वहां आ पहुंचे, जो बड़े गुस्से में दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने पहले तो मुझे बहुत मारा, इतना कि मैं बेहोश हो गया था, और जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बार फिर बाबू घाट के बस स्टैंड पर पड़ा हुआ था। मेरा पूरा शरीर फूल गया था, मैं अब उठ तक नहीं पा रहा था। सुबह जब कुछ लोगों की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझे अस्पताल ले गए। फिर करीब 3 से 4 दिन के बाद मेरी हालत में थोड़ा सुधार हुआ। उसके बाद मैं यही सोचता रहा कि वो लड़की कौन थी और उसका क्या राज था। मैं आज तक जान नहीं पाया, लेकिन मैंने भी दोबारा वहां जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो लड़की ही इकलौती वजह थी वहां पर जाने की। और अब जब वो ही नहीं रहे तो मैं किसकी खोज में वहां पर जाता। उस मैप को तो मैंने जला दिया और अब उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मैं उसे भुला ही नहीं पा रहा हूं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।